नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त है इस समय की बड़ी खबरों का, जिनसे आपका सीधा सरोकार होता है। बात करेंगे आज सबसे पहले नीट यूजी परीक्षा की, और इस बार करीब 16 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। एनटीए ने कुछ उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्रों को बदला है। नीट परीक्षा केंद्रों की संख्या 2840 से बढ़ाकर के 3843 की गई है। उधर गाजियाबाद में पेरेंट्स एसोसिएशन का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पेरेंट्स एसोसिएशन का आंदोलन तेज हो रहा है। पेरेंट्स की बात सुने बिना प्रशासन ने धरना खत्म करवा दिया था। स्कूलों की मनमानी को लेकर के पेरेंट्स लगातार विरोध में हैं। तीसरी बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। मऊ चार्ज लेने जा रहे राजेश पांडे शंटिंग भेज दिए गए हैं। अमित बंसल को मऊ के जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है, तो नेहा शर्मा विशेष सचिव पिछड़ा वर्ग से एसीईओ नोएडा बनाई गई हैं। अमित कुमार सिंह कौशाम्बी के नए डीएम बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर के भी आज सबसे बड़ी खबर है कि रविवार को बाजार खुलेंगे। पहले शनिवार और अब रविवार का लॉकडाउन सरकार ने खत्म कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके बाजार खुलेंगे। सबसे इन बड़ी खबरों की बड़ी तस्वीरें आप इस वक्त मेरे दोनों तरफ देख पा रहे हैं आपकी अपनी टीवी स्क्रीन पर। और इन बड़ी खबरों की बात करें, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, नीट यूजी की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। तो इस बार करीब 16 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। बड़ी खबर इस वक्त की, एनटीए ने कुछ उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्रों को बदला है। परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। मैसेज, ईमेल या फोन के जरिए जानकारी दी गई है। केंद्रों की संख्या अब 2840 से बढ़ाकर के 3843 की गई है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की नीट एग्जाम को लेकर के, क्योंकि आज से नीट के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। मैसेज, ईमेल या फोन के जरिए जानकारी दी गई। परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है, यानी कि अब जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वो 3000 से कुछ ज्यादा है। पहले 2000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र थे। परीक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। 2840 से बढ़ाकर के अब 3843 हो गए हैं परीक्षा केंद्र। और सारे एहतियात के बीच आज ये परीक्षाएं हो रही हैं। लगातार नीट को स्थगित किए जाने को लेकर के आंदोलन भी देखने को मिला था, और लगातार जो अभ्यर्थी हैं उनकी ओर से देश भर में कैंपेन चलाया गया था, मांग की गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी एनटीए ने इस परीक्षा को स्थगित करने से मना कर दिया था, क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए एहतियात बरते जा रहे हैं। और इसी बीच हम आपको बता दें कि अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे थे कि कोरोना की वजह से इसे स्थगित किया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका रुख कर लेते हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी नीट की परीक्षाओं को लेकर इस वक्त आपके पास? जाहिर आज नीट की परीक्षा जो है वो कराई जाएगी। हालांकि वक्त जरूर कोरोना काल में जो नीट की परीक्षा है उनको ना कराने की मांग करा था, विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। लेकिन नीट की परीक्षाएं जो है वो आज कराई जाएंगी। 2 बजे से 5 बजे के बीच नीट की परीक्षाएं होंगी। अगर बात करें, करीब 2500 से ज्यादा जो है केंद्र से बढ़ाकर उनको करीब 4000 के करीब केंद्र कर दिया गया। उसके अलावा कच्छ में जो बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या थी वो करीब 24 थी, जिसको घटाकर अब 12 कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन होगा, मास्क का इस्तेमाल होगा, सैनिटाइजेशन का काम वो पूरे तरीके से किया गया है। और अगर बात करें तो कोरोना काल में जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ा है उसको देखते हुए परीक्षा जरूर कराई जा रही है, लेकिन पूरे एहतियात बरतने के साथ में जो परीक्षाएं वो कराई जा रही हैं। और साफ तौर पर अगर बात करें तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये भी उम्मीद की जा रही है कि अधिक से अधिक संख्या में जो परीक्षार्थी है वो इस परीक्षा में शामिल भी होंगे। बिल्कुल रवि, लेकिन पहले अभ्यर्थियों का लगातार ये कह रहा था कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन परीक्षाओं को स्थगित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। लेकिन फिलहाल एनटीए ने परीक्षाएं तय समय पर करवाने की घोषणा पहले ही कर दी थी। अगर हम आज की इस परीक्षा की बात करें तो करीब कितने परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे और परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका ध्यान परीक्षा केंद्र पर कैसे रखा जाएगा? देखिए 15 लाख से अधिक जो है परीक्षार्थी वो इस परीक्षा में शामिल होंगे, इस उम्मीद जताई जा रही है। 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक कक्ष में पहले 24 बच्चों की बैठने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब कोरोना काल में जिस तरह संक्रमण फैला है एहतियातन अब एक कमरे में 12 छात्र ही बैठेंगे, दूरी बनाकर बैठेंगे। उसके अलावा मास्क का इस्तेमाल वो किया जाएगा, थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी। उसके अलावा तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो रखी जाएगी। साथ अगर बात करें तो जो दिशा निर्देश जारी किए गए कोरोना काल में उन सभी दिशा निर्देशों का पालन कराते हुए परीक्षा
कराई जाएगी। साफ तौर पे अगर बात करें तो पूरी तैयारी कर ली गई है, किसी प्रकार की किसी अभ्यर्थी को दिक्कत ना हो, इसका पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए आज परीक्षा जो है आयोजित की जा रही है। लेकिन जो दूर से आने वाले परीक्षार्थी हैं उनको लेकर के जैसे कि परीक्षा केंद्र बढ़ाए गए हैं, तो क्या इस बात का ख्याल रखा गया कि तमाम परीक्षार्थियों को ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़े, उनके सबसे नजदीक एक सेंटर हो सके? लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण इलाके के परीक्षार्थी हैं उनको कुछ असुविधा हो सकती है, क्योंकि यातायात के साधनों की इस दौरान काफी कमी है। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो बसेस प्रॉपर नहीं चल पा रही हैं, ट्रेन प्रॉपर नहीं चल पा रही हैं। देखिए सारी व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। अगर बात करें तो ट्रेनों की संख्या वो बढ़ाई गई, पहले 40 ट्रेनें चल रही थी, अब करीब 80 ट्रेनों को कर दिया गया है, यानी कि 80 ट्रेनें और बढ़ाई गई। पहले जो ट्रेनें चल रही थी उसके अलावा भी कोरोना काल में करीब 80 ट्रेनें और बढ़ाई गई। उसके अलावा अगर बसों की बात करें तो बसें भी हैं, पहले अंतर्राज्यीय जो बसें चल रही थी यानी कि इंटर स्टेट बसें चल रही थी। रवि और आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेने के लिए। और फिलहाल हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, तो इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें कि बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की गाजियाबाद से, जहां पर पेरेंट्स एसोसिएशन में रोष है। पेरेंट्स एसोसिएशन का आंदोलन तेज हो रहा है। पेरेंट्स की बात सुने बिना धरना खत्म किया गया। प्रशासन के खिलाफ इन अभिभावकों में यानी कि पेरेंट्स में आक्रोश है। स्कूलों की मनमानी को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन ये अभिभावक कर रहे हैं। तो ये आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है और इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा दें। इससे पहले पेरेंट्स का जो धरना चल रहा था उसे जबरन खत्म करवाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, अगर गाजियाबाद में अभिभावकों की बात करें जो लगातार पेरेंट्स निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, अब उनका रुख किस तरीके से नजर आ रहा है? देखिए, अभिभावक अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक जो कंप्लीट लॉकडाउन है उसके दौरान की फीस माफी नहीं होती है तब तक वो अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। आपको ये बता दें कि इसी हफ्ते की जब शुरुआत हुई थी, मंडे से अगर बात करते हैं तो धरना लगातार चल रहा था, लेकिन उसे बाद में ये कहकर हटवा दिया गया था कि जिस सीओ को उन्होंने ज्ञापन दिया था वो सीओ कोरोना संक्रमित हैं, इसलिए सभी अभिभावकों को जो धरने पर बैठे थे उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया था। तो एक जो बड़ा ग्रुप है अभिभावकों का वो क्वारंटीन कर दिया गया। लेकिन ये जब मांग उठी तो इसके बाद सीधे कहें कि ये पूरी जो मांग है इसका असर उत्तर प्रदेश में हुआ। तमाम जिलों में भी हमने ऐसे प्रदर्शन देखे। हालांकि अब प्रशासन के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग लेकर ये जो अभिभावक हैं वो अड़े हुए हैं कि किसी भी हालत में जो उनकी मांग है फीस माफी की वो मानी जाए। वहीं अगर जिला प्रशासन की बात करें तो कुछ स्कूलों पर जुर्माना भी लगाया गया है। स्कूलों से बैलेंस शीट मांगी गई थी, कुछ स्कूलों ने बैलेंस शीट सबमिट नहीं कराई है, ऐसे में उन पर जुर्माना लगाया गया है और उनसे कहा गया है कि जल्द से जल्द जो बैलेंस शीट है वो जमा करा दे, ताकि ये जो पूरा मामला है इसे प्रशासन स्टडी कर सके और उसके बाद इस पर कोई ठोस फैसला ले सके। लेकिन ये आपको बता दें कि जो नजर आ रहा है उसके मुताबिक ये जो फैसला है वो शासन स्तर से ही हो पाएगा। प्रशासन स्तर पर सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट भेजी जा सकती है और शायद वो रिपोर्ट जल्द भेजी जा सकती है। लेकिन अभिभावक इस बात को लेकर गुस्से में हैं कि जिस स्कूल में वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वक्त पर फीस देते हैं, वहां से तमाम तरह के चार्जेस मांगे जाते हैं, चाहे एनुअल चार्ज हो, चाहे बिल्डिंग फंड हो, चाहे दूसरे चार्जेस हों, वो दिए जाते हैं। तो क्यों नहीं प्राइवेट स्कूल कुछ नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए फीस में कंसेशन दे देते हैं। इस दौरान जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनमें से कुछ बच्चों को स्कूलों ने वंचित कर दिया है क्योंकि फीस जमा नहीं हुई है। पेरेंट्स का ये कहना है कि सैलरी आधी हो गई है, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं कोरोना काल में, तो ऐसे में वो फीस कहाँ से लाएं? प्रशासन को मदद करनी चाहिए, इसलिए उनके वेतन की स्लिप्स भी मांगी गई है प्रशासन की तरफ से। देखना ही होगा कि इस पर कब तक कोई फैसला हो पाता है। लेकिन इस बीच क्योंकि सेशन खत्म हो रहा है, आप देखिए मार्च से लेकर अब इतना वक्त बीत चुका है, एग्जाम फाइनल एग्जाम आने को हैं, बस दिवाली निकलेगी और फाइनल एग्जाम की तैयारी बच्चों को शुरू पूरी तरह से करनी होगी। तो ऐसे में उनकी स्टडी पर भी इस पूरे आंदोलन का बुरा असर जाहिर तौर पर पड़ेगा। जी बिल्कुल जतिन, और चूंकि अब अभिभावकों से बातचीत अभी तक नहीं हो पाई, इसको लेकर के अभिभावक आक्रोशित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच हम आपको आज की एक और सबसे बड़ी खबर बता दें। उत्तर प्रदेश में 6 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले हुए हैं। मऊ चार्ज लेने जा रहे राजेश पांडे शंटिंग भेजे गए हैं।
अमित बंसल को मऊ का जिला कलेक्टर बनाया गया है। नेहा शर्मा को विशेष सचिव पिछड़ा वर्ग से अब एसीईओ नोएडा बनाया गया है। साथ ही अमित कुमार सिंह को कौशाम्बी का नया जिला कलेक्टर बनाया गया है। तो ये अब तक की अपडेट है। साथ ही मनीष वर्मा को विशेष सचिव बेसिक शिक्षा के तौर पर नियुक्ति दी गई है। आईएएस आनंद कुमार सिंह को बांदा डीएम के पद पर लगाया गया है। ये बड़ी अपडेट है 6 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को लेकर के। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नेहा शर्मा विशेष सचिव पिछड़ा वर्ग से एसईओ नोएडा बनाई गई हैं। और हमारे साथ रवि हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रवि, 6 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है इसमें, अहम जानकारी आपके पास? देखिए 6 आईएएस अफसरों के तबादले वो किए गए हैं। मऊ चार्ज लेने जा रहे राजेश पांडे सन्टिंग में भेजे गए हैं। उसके अलावा अमित बंसल मऊ के कलेक्टर बनाए गए हैं। नेहा शर्मा विशेष सचिव पिछड़ा वर्ग से एसीईओ नोएडा बनाई गई है। उसके अलावा अमित कुमार सिंह को विशेष सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम से जिलाधिकारी कौशाम्बी बनाया गया है। मनीष वर्मा जिलाधिकारी कौशाम्बी से विशेष सचिव बेसिक शिक्षा बनाए गए हैं। आनंद कुमार सिंह विशेष सचिव बेसिक शिक्षा एवं जिलाधिकारी बांदा बनाए गए। तो साफ तौर पर अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से तमाम सारी व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, उसी के चलते माना जा रहा है कि ये जो तबादले हैं वो किए गए हैं और लगातार जो तबादले हैं उनका दौर वो है जारी है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें कोरोना काल चल रहा है तो उसमें तमाम सारी जो चीजें बिगड़ी हुई थी उन चीजों को कैसे सुधारा जाए, कैसे और बेहतर किया जा सके, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये फेरबदल किया जा रहा है। और उम्मीद की जा रही है फेरबदल के जो परिणाम है वो भी काफी बेहतर देखने को भी मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच 9 बजे की एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई, लात घूंसों से मारा पीटी हुई है। साथ ही सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मामले में जांच पुलिस की ओर से की जा रही है और साहिबाबाद थाना इलाके का मामला है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अगर हम इस पूरी घटना की बात करें, किस तरीके से इसको जतिन अभी आपके पास अपडेट है इसे लेकर के? देखिए, 2 पक्षों को लेकर ये विवाद हुआ है। मामला दोनों पक्ष अपने अपने आरोप लगा रहे हैं। एक पक्ष का ये कहना है कि उसके घर के सामने ये दुकान है गैस रिफिलिंग की, जहां पर कई गलत तरीके के लोग आते हैं और अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जाती है और उसने इस बात का विरोध किया तो मारपीट कर दी गई। जबकि गैस रिफिलिंग वाला पक्ष, जो दूसरा पक्ष है, वो ये कह रहा है कि गैस रिफिलिंग वाली दुकान पर या फिर गैस का जो सामान बेचने वाली दुकान है संबंधित सामान की, उस पर जो महिलाएं आती हैं उनके साथ ये पहला पक्ष जिसने ये आरोप लगाया है वो गंदी हरकतें करता है, गंदे इशारे करता है। इसी साहिबाबाद थाने में जहां मैं खड़ा हूं, इसी साहिबाबाद थाने में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से शिकायत दर्ज कराई है। साहिबाबाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी में जो दिख रहा है, जमकर मारपीट दिख रही है, डंडे लाठी सब कुछ दिखाई दे रहा है। कैसे महिलाएं भी डंडे और लाठी का इस्तेमाल कर रही हैं, इसीलिए ये सीसीटीवी बेहद चौंकाने वाला है और लाइव तस्वीरों में ये मारपीट देखी जा सकती है। ऑफेंस जो है अगर बात करते हैं तो दोनों पर ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपील दे रहे हैं। दोनों पक्षों का क्या पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी या फिर इसमें क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात है। और पुलिस ने भी कहा है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बस्ती से अगली खबर लेते हैं। ई टिकट मास्टरमाइंड हामिद के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की है। ये अहम जानकारी। हामिद के परिजनों से 2 घंटे तक सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है। रेलवे के क्लोन सॉफ्टवेयर से टिकट का धंधा करता है। 2016 में ई टिकट के धंधे में सीबीआई ने गिरफ्तार इसे किया था। रिहा होने के बाद हामिद ने फिर से नेटवर्क शुरू कर दिया। पीएफ, रेलवे, सीबीआई, एनआईए को इसकी तलाश थी और गोंडा में विस्फोट समेत बस्ती, मुंबई और बेंगलुरु में भी इसके खिलाफ केस दर्ज है। रेलवे की साइट हैक करके क्लोन सॉफ्टवेयर से ये ई टिकट बनाता है। 2016 के बाद से हैकर हामिद को कई सुरक्षा एजेंसियां ढूंढ रही है। हामिद ने अब तक इंडियन रेलवे को करोड़ों का चूना लगाया है। ज्यादा जानकारी के साथ सतीश हमारे सहयोगी बस्ती से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी? सीबीआई ने छापेमारी की है। देखिए, हामिद ई टिकट के अवैध कारोबार का सरगना है और इसको लेकर सीबीआई से लेकर देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और उसकी तलाश कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों
सतर्क है और उसकी तलाश कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि हामिद भारत में नहीं है, वो नेपाल या दुबई में बैठ के भारतीय रेलवे की साइट को हैक करता है और उसके बाद करोड़ों का चूना लगा दिया जाता है और जो टिकट है उसको टिकट अपने अनुसार बुक कर लेता है। तो सीबीआई की टीम ने इसी को लेकर छापेमारी की है। उस सीबीआई की टीम को कुछ इनपुट मिले थे, उसके बाद सीबीआई की टीम हामिद के घर पे पहुंची और परिवार के लोगों से 2 घंटे तक गहनता से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि हामिद जो नेपाल के काठमांडू में मौजूद है, वहां से IRCTC के समकक्ष एक दूसरा सॉफ्टवेयर बनाया है और वो भारत के अलग अलग राज्यों में अपने एजेंटों को बेचा है और उसी के माध्यम से बिल्कुल सतीश, आप हमारे साथ बने रहिए। फिर से हम आपका रुख करेंगे और सीबीआई की ओर से लगातार इस पूरे मामले को खंगाला जा रहा है। वहीं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। बड़ी खबर के तौर पर हम आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में बाजार खुल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में रविवार का लॉकडाउन अब चूंकि खत्म कर दिया गया है, कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके बाजार खोले जा रहे हैं, तो आज से अपने अपने बाजार व्यापारी खोल सकते हैं। और इसी बीच ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा गाजियाबाद का रुख करेंगे, जहां से सहयोगी जतिन गोस्वामी हमारे साथ हैं। जतिन, गाजियाबाद के बाजार भी आज खुल रहे हैं और चूंकि उत्तर प्रदेश में अब शनिवार रविवार का लॉकडाउन दोनों दिनों का खत्म हो गया है, कैसा आज परिवर्तन नजर आ रहा है बाजार में? देखिए, परिवर्तन निश्चित तौर पर नजर आ रहा है। जो बाजार हैं वो खुलने लगे हैं। रविवार को हमने सन्नाटा अक्सर देखा था। तस्वीरें दिखा देता हूं। देखिए, यहाँ मैं मोहन नगर के पास मौजूद हूं और जो तमाम बाजार हैं वो अब खुलने लगे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, इस तरह की एडवाइजरी जो है वो जारी की गई। आप देखिए, रविवार का दिन है, अमूमन हमें सन्नाटा दिखता था और लोग जो है वो मास्क पहने हुए ही नजर आएंगे। लोगों से, व्यापारियों से भी बात करने की अगर यहाँ हम कोशिश करेंगे तो वो क्या कहते हैं उनसे पूछ लेते हैं। साहब, व्यापारी हैं आप? हाँ जी भैया। आज रविवार को पहली बार दुकानें खुल गई हैं दोबारा से अनलॉक 4 में, क्या कहेंगे, कितनी राहत लग रही है और कितनी रौनक लग रही है? राहत के हिसाब से तो अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है जी, लेकिन ये है कि अब बाजार खुल गए हैं तो थोड़ा सा जो लोगों का आना है वो घट जाएगा, नहीं तो एक दिन में ही सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे। आप क्या क्या पालन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का? अभी तक तो हमारे पास सैनिटाइजर की व्यवस्था है, मास्क लगाकर ही हम अंदर लोगों को अंदर बुलाते हैं शॉप के, और एक बार एक को बुला के उनको फ्री करके दोबारा दूसरे आदमी को बुलाया जाए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, संडे को भी बाजार खुल गए, जिंदगी पटरी पर लौट रही है और लौटेगी उम्मीद के साथ? पटरी का तो पता नहीं, लेकिन अभी प्रयास जारी है और प्रयास के ऊपर तो हम भी कायम रहेंगे जी। तो प्रयास जारी है और जो नियम है उनका पालन जरूरी है और वो कर भी रहे हैं। आपने देखा कि व्यापारी ने भी मास्क लगा रखा है और इसी तरह से जो बाजार है धीरे धीरे अब खुलने शुरू हो गए हैं। रविवार के दिन हमने ये रौनक बहुत दिनों बाद देखी है। अब तक क्योंकि 2 दिन का, शनिवार और रविवार का लॉकडाउन रहता था और फिर शनिवार को बंद हुआ, रविवार को रहने लगा और अब आखिरकार वो दिन आ गया जब 7 दिन दुकानें खुल सकती हैं और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए जतिन। मैं फिर से आपका रुख करूंगा और इसी बीच हम सीधे बस्ती का भी रुख कर लेते हैं, देखते हैं कि बस्ती में आखिरकार बाजार किस तरीके से खुल रहे हैं। सतीश हमारे साथ है। सतीश, रविवार का लॉकडाउन खत्म हो गया है, बाजार आज से खुल रहे हैं, बस्ती में क्या हालचाल है? देखिए, लोगों को पहले से ही इंतजार था कि कब ये जो यूपी सरकार की लॉकडाउन की घोषणा है रविवार की, उसको बंद किया जाए और बाजार खोलने के आदेश हो, उसको लेकर आदेश अब हो गया है। और जो व्यापारी उनमें खुशी देखी जा रही है। उनको लग रहा है कि जो इतने दिनों से 4 से 5 महीने हो गए और कोरोना की वजह से उनका व्यापार जो ठप पड़ा था और उनको सहना पड़ा था, तो अब जब रविवार को भी उनकी दुकानें खुलेंगी तो वो खुश हैं और अपने अपने व्यापार को लेकर वो जो अधिक से अधिक लोग उनके बाजारों में पहुंचेंगे तो उनको खुशी कि उनको अधिक फायदा होगा। और यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना उनके लिए सबसे अहम बात होगी और इसके लिए प्रशासन ने भी सख्त निर्देश दे रखे हैं कि अपनी दुकान आप जरूर खोलें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बिल्कुल सतीश, तो जाहिर सी बात है कि व्यापारियों को कुछ राहत जरूर मिलेगी, उम्मीद इस बात की, लेकिन दूसरी तरफ चिंता भी इस बात की है कि एक तरफ मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही जतिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बाजारों में रौनक जो है एक बार फिर से रविवार को लौट आई है। अगली खबर का हम रुख करेंगे। उन्नाव में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। 5 लेखपालों के अटैचमेंट का आदेश निरस्त किया गया है। डीएम ने एडीएम से जांच कर रिपोर्ट मांगी थी। लंबे समय से सदर तहसील में ये लेखपाल जमे हुए हैं।
इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। मलाईदार इलाकों में ये लेखपाल अटैच थे। सभी लेखपालों को मूल तहसीलों में तैनाती के आदेश दिए गए हैं। डीएम उन्नाव रविंद्र कुमार ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। ज्यादा जानकारी के साथ उन्नाव से सहयोगी गौरव हमारे साथ हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? बिल्कुल हेमंत, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में सबसे पहले इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है कि जो तहसीलों में लेखपाल तैनात थे, उनकी तैनाती तहसीलों में थी और वो दूसरी तहसील में चार्ज देते थे। जो मलाईदार इलाके होते थे, जो हाईवे से सटे इलाके होते थे और शहरी इलाके होते थे, वहां पे ये लेखपाल चार्ज लेते थे। ये सभी खिखाग लेखपाल हैं जो कि कई सालों से तैनात कहीं और थे और ये चार्ज पे कहीं और रहते थे ताकि ये मोटी एक कमाई कर सके। और जिसके तहत जो उन्नाव जिला अधिकारी हैं डीएम रविंद्र कुमार, उन्होंने इस पूरे मामले को इंडिया न्यूज की खबर से संज्ञान लिया था और एक बड़ी कार्रवाई की है। और इसमें एडीएम जो राजस्व वित्त हैं उनको इस पूरे मामले की जांच दी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। हालांकि इन लोगों का जो चार्ज का निरस्तीकरण का आदेश था उसको अब खत्म किया गया है और मूल तहसील में इनकी तैनाती की गई है ताकि वहां पे ये नौकरी कर सके और इनका चार्ज से हटाया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव, तमाम जानकारी के लिए। और 5 लेखपालों के अटैचमेंट का आदेश निरस्त किया गया है। इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। वहीं बुलंदशहर में भी इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दबंग सभासद पति पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पहासू थाने में गंभीर धाराओं में यह केस दर्ज हुआ है। पीएम आवास योजना का पैसा हड़पने का आरोप है। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और इसका बड़ा असर हुआ है। पहासू थाने में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी? इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिल्कुल हेमंत, सही कहा आपने। बुलंदशहर में फिर एक बार इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जो पहासू थाने में जिस दबंग सभासद पति ने एक गरीब महिला का पैसा हड़पा था, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आया था, जिसमें बताया जाता शिकायत की थी पीड़ित महिला ने कि उसका 1.5 लाख रुपया 50-50 हजार करके 3 बार निकलवा लिया गया है और उसका मकान नहीं बना है। इस बात की खबर को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद में बुलंदशहर पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के मुकदमा दर्ज किया और साथ ही बुलंदशहर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर आरोपी को जल्दी गिरफ्तार करने की भी बात कर रही है। जी बिल्कुल पुनीत, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद संज्ञान लिया गया और गुंडाई करने वाले और दबंग सभासद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उम्मीद है कि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास सेगमेंट में इतना ही। नमस्कार। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम के